नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एक सही कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। एक पॉइंट यहां से समझिए कि कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको कंसीडर करना पड़ता है। वो कौन कौन से पैरामीटर हैं हम वीडियो में आगे बात करेंगे, बट यहाँ पे एक पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपने गलत कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कर लिया तो उस केस में क्या होता है। हम इस पॉइंट को यहाँ पे बताते हैं कि अगर आपने गलत कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कर लिया तो कॉन्ट्रैक्टर आपका ओवरलोडेड हो सकता है, ओवर हीटिंग हो सकता है, या फिर वो फेलियर हो सकता है। आप पॉइंट को एक समझते हैं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर क्या चीज होता है, हम इस पे 1 मिनट के लिए बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। जब हम उसे कॉइल पे सप्लाई देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर मेरा क्या होता है, इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता है और लोड को मेरा चालू कर देता है। और जब मेरा लोड स्टार्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर के स्ट्रिप से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। अगर आपने कम रेटिंग का सिलेक्शन कर लिया, अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर कम रेटिंग का सिलेक्शन कर लिया तो कॉन्ट्रैक्टर के जो स्ट्रिप है, इनपुट से आउटपुट के तरफ जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट से क्या होगा, हीट जनरेट होगा। और ये हीट आपका जो कॉन्ट्रैक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो कॉइल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिस पे हम सप्लाई देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और प्लंजर को नीचे पुश करता है और इनपुट को आउटपुट पे कनेक्ट कर देता है। अगर आप कम रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन कर लिए तो क्या होगा कि जब अधिक करंट फ्लो होगा, मींस इनपुट से आउटपुट लोड के साइड में, तो कॉन्ट्रैक्टर में हीट जनरेट होगा और यही हीट क्या करेगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड को वीक करने लगेगा। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लगेगा तो इससे क्या होगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर आपका इनपुट आउटपुट को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, बार बार टीप होने का काम करने लगेगा, या फिर उसमें से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन की आवाज आने लगेगी। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपका कॉन्ट्रैक्टर खराब हो जाए। तो ये इससे बचने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक सही कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना होगा, सो डेट हमारी जो कॉइल है, कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो डीमैग्नेटाइज ना हो, उस मैग्नेटिक फील्ड पे कहीं इंपैक्ट ना पड़े। क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर जब चलाते हो तो लॉन्ग टाइम तक आप 24 आवर्स के लिए भी कई बार ऑन रखते हो, और इससे जो हीट जनरेट हुआ है वो आपकी कहीं ना कहीं बाइंडिंग को, जो आपके कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स लगे हैं, उसको वीक करने लगेगा, उसका इंसुलेशन वीक करने लगेगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड वीक करने लगेगा, जिससे आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक सही कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना होगा। और एक सही कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है, हम इस पे अब बात करते हैं। ओके, अब आइए हम बताता हूं कि कौन कौन से पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन करने के लिए। तो आप यहां पाएंगे एक कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं। हम ये कौन कौन से पैरामीटर हैं इसको हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना है तो आपको लोड टाइप देखना होगा कि आपका लोड टाइप क्या है। लोड टाइप बोलने का मतलब कि रजिस्टिव लोड है या फिर इंडक्टिव लोड है या फिर मिक्स लोड है। रजिस्टिव लोड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, रजिस्टिव लोड का मतलब ये होता है कि क्या आप ऐसा तो नहीं है कि हीटर चलाना चाहते हैं, हीटर रजिस्टिव लोड होता है। तो रजिस्टिव लोड के लिए आपको अलग से कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन का मेथड होता है। तो रजिस्टिव लोड तो नहीं है, रजिस्टिव लोड मींस हीटर तो नहीं चला रहे हैं आप, इंडक्टिव लोड मींस मोटर तो नहीं चला रहे हैं, मिक्स लोड मींस जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों कंबाइंड है। किस टाइप के लोड चला रहे हैं, आपको सबसे पहले लोड का देखना होगा कि आपका लोड किस टाइप का है, क्या रजिस्टिव है या फिर इंडक्टिव है। ओके, पहला तो पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड करंट रेटिंग देखना होगा कि जो आप लोड को कनेक्ट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्टर से, क्या वो लोड कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, मैक्सिमम 415 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है या 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, उसकी करंट की रेटिंग क्या है। दूसरी चीज पैरामीटर आपको ये ध्यान रखना, ऑपरेटिंग वोल्टेज और करंट। इसके अलावा जो लोड है उसके अकॉर्डिंग AC1, AC3 और AC4 रेटिंग का आपको सिलेक्शन करना होगा कॉन्ट्रैक्टर का कि ये क्या होता है, AC1, AC3 और AC4 अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको लोड के अकॉर्डिंग आपको कॉन्ट्रैक्टर का टाइप सिलेक्शन करना होगा। फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा दोस्तों कि आप कॉइल का वोल्टेज का सिलेक्शन करना होगा कि सपोज आप पीएलसी से एक कॉन्ट्रैक्टर को ऑन ऑफ करा रहे हो, तो पीएलसी से जनरली हम 24 वोल्ट लेते हैं, तो वहां से आपका कॉइल का वोल्टेज क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जो आप यूज कर रहे हैं उसका कॉइल का क्या वोल्टेज होना चाहिए, क्या 24 वोल्ट होना चाहिए, 110 वोल्ट होना चाहिए, 230 वोल्ट होना चाहिए या फिर 415 वोल्ट होना चाहिए। तो मुझे कॉइल का वोल्टेज भी देखना होगा कॉन्ट्रैक्टर का। इसके अलावा नेक्स्ट पैरामीटर की बात करूं, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ड्यूरेबिलिटी देखना होगा कि ये कितना
रिजिड है, किस कंडीशन में ये कितने हद तक चल सकता है, यानी उसका आईपी देख सकते हैं, आईपी 20 है 60 है, किस टाइप का इन्वायरमेंट में रखना चाहते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ द पोल्स का भी सिलेक्शन करना होता है, नंबर ऑफ पोल्स कि सिंगल पोल का है, 2 पोल का है, 3 पोल का है, या फिर 4 पोल का कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। हम 4 पोल का भी कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, जहां पे क्या करना होता है, आर वाई बी के साथ अगर मैं न्यूट्रल को भी कंट्रोल करना चाहता हूं, सपोज मेरा पूरा पैनल है, उस पैनल का पावर का ऑन ऑफ एक कॉन्टेक्टर के थ्रू कर रहा हूं, तो आर वाई बी के साथ साथ मैं न्यूट्रल को भी कंट्रोल करना चाहता हूं, तो इस केस में 4 पोल का यूज कर लूंगा। केवल मैं अपना 3 फेज मोटर का यूज करना चाह रहा हूं तो 3 पोल कॉन्टेक्टर का यूज कर लूंगा। अगर मुझे सिंगल फेज मोटर को कंट्रोल करना है तो 2 पोल कॉन्टेक्टर का भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ द पोल का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, बट कौन कौन से पैरामीटर आपको कंसीडर करने हैं इसके बारे में समझ लीजिए। इसके अलावा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स चाहिए, क्योंकि आप जानते हो ना कॉन्टेक्टर में एनओ एनसी भी होता है। अगर मुझे उस कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है तो मुझे उसी का एनओ यूज करना होगा। एनसी भी कई बार हम यूज करते हैं और उसके स्टेटस को लेने के लिए। तो आपको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, कि मींस एनओ चाहिए कि एनसी चाहिए कि एनओ एनसी दोनों चाहिए, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होना चाहिए, कि मींस जो कॉन्टेक्टर आप यूज कर रहे हो क्या वो हीटर के पास है या फिर किसी भट्टी के पास है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रोटेक्शन लेवल क्या है, ये भी देखना होता है। और मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन भी देखना होता है। जो हम सपोज एबीबी का यूज कर रहे हैं या स्नाइडर का यूज कर रहे हैं, तो उनका जो कैटेलॉग है, सर्टिफिकेशन है कि कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन का क्या मेथड है, या फिर उनका ऑनलाइन एक टूल होता है जिस टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमको एक कॉन्ट्रैक्टर के सिलेक्शन करने के लिए कंसीडर करना होता है। बट हम कई बार ये सारी चीजों को कवर नहीं करते, जो इसका मेन पॉइंट होता है हम उन चीजों को देख कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि लोड का टाइप अगर मुझे अभी करना हो तो मैं क्या करूंगा, लोड का टाइप सिलेक्शन कर लूंगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज और करंट, ये मैं लोड के टाइप के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का यहां पे सिलेक्शन कर लूंगा। क्वाइल का वोल्टेज मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है। नंबर ऑफ द पोल्स, कितने पोल्स का यूज करना ये मैंडेटरी हो जाएगा। ऑक्सिलरी कितने एनओएनसी चाहिए ये मुझे चाहिए। ये इतने सारे पॉइंट मीन्स 1 2 3 4 5 और 6 पैरामीटर्स हैं जो जनरली हम फॉलो करते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्शन करने के लिए अभी के केस में। तो इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे कि एक कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर को कंसीडर करते हैं, तो चलिए मैं थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब कराता हूं। जैसे कि मैं अगर बताऊं यहां पे कि अगर आपका लोड रजिस्टिव लोड है तो आपको क्या करना, AC1 का कॉन्ट्रैक्टर का ग्रुप सिलेक्शन करना। किस ग्रुप का, अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो आपको अगर रजिस्टिव लोड है तो AC1 का सिलेक्शन करना है। रजिस्टिव लोड मींस हीटर हो या फिर कोई बल्ब हो, लैंप हो। और AC3 जो ग्रुप होता है ये इंडक्टिव लोड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मोटर, कंप्रेसर। इंडक्टिव लोड का मतलब क्या हुआ, जहां पे हाई इनरस करंट का क्या होता है, फ्लो होता है मोमेंट्री के लिए। तो उस केस में जहां पे क्वाइल होता है, लोड का मेरा क्वाइल होता है, मोटर में क्वाइल ही लगा रहता है, वो इंडक्टिव लोड है। तो इस केस में अगर इंडक्टिव लोड लेना है तो मैं AC3 कॉन्ट्रैक्टर के ग्रुप का सिलेक्शन करूंगा। AC4 जहां पर फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप लोड है, जैसे क्रेन, हॉस्ट, जहां पे क्या होता है कि आप इमीडिएट ऑन ऑफ बार बार करते रहते हो। तो इस केस में अगर जहां पे ऑन ऑफ फ्लक्चुएट करना है, बार बार ऑन ऑफ करना है, तो आप इस केस में AC4 कॉन्ट्रैक्टर का ग्रुप का सिलेक्शन कर सकते हो। ये था। अब आइए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि आपको कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करना है दोस्तों। अब जैसे कि आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन करने के लिए सपोज मुझे एक मोटर चलाना है। मोटर की रेटिंग है 5 HP की मोटर है, 415 वोल्ट पे ऑपरेट होगी ये मोटर और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। फुल लोड जो करंट है 7.5 एम्पियर है। तो जो इसका अगर आपको यहां पर देखोगे तो लोड आपका सबसे पहले पता चल जा रहा है कि लोड आपका क्या है, मोटर है यानी इंडक्टिव लोड है। तो लोड का टाइप इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड के लिए कौन सा यूज करोगे, AC3 कॉन्ट्रैक्टर का ग्रुप यूज करेंगे। कौन सा, AC3। अब जो लोड करंट है 7.5 एम्पियर, तो कॉन्ट्रैक्टर कितने रेटिंग का होना चाहिए, एक पॉइंट का समझिएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर का जो सिलेक्शन करते हैं, ए फुल लोड करंट मल्टीप्लाई बाई 1.2 से लेके 1.5। ये जो 1.2 से लेके 1.5 क्या होता है दोस्तों, सेफ्टी फैक्टर होता है। ओके, ये क्या होता है, इससे हम थोड़ा सा इंक्रीज करके लेते हैं, 1.2 से लेकर 1.5 तक का हम लेते हैं। अगर मेरा लोड जो लाइट लोड है तो 1.2 से 1.2
1.25 तक ले लेते हैं। लेकिन अगर मेरा हैवी लोड है, या फिर इसको परसेंटेज में भी बोलते हैं कि जो फुल लोड करंट का 20% आप 20 से 25% ले सकते हो। ओके, अगर मैं फुल लोड की बात करता हूं लाइट लोड के लिए, बट अगर हैवी लोड का यूज करते हैं ना तो 30% से लेके आप 40% तक भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसका रेंज है। आप सेफ्टी फैक्टर हम यूज करते हैं, सेफ्टी फैक्टर इसलिए यूज करते हैं इनकेस उसी कॉन्ट्रैक्टर से अगर मेरा मोटर का रेटिंग बढ़ जाता है तो मुझे नया ना बाय करना पड़े, मैं इसी कॉन्ट्रैक्टर का यूज करके क्या कर सकूं, अपने मोटर को दूसरे लोड को भी चला सकता हूं। तो जो आप सेफ्टी फैक्टर लेते हैं ना, सेफ्टी फैक्टर लेंगे 1.2 से लेके 1.5। जो फुल लोड करंट है, अगर फुल लोड करंट 7.5 एम्पियर है तो मल्टीप्लाई पे अगर 1.2% लेना चाहते हैं तो 1.2 या फिर 1.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे जो वैल्यू आएगी यही रेटिंग का मुझे क्या करना होगा, अपने कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना होगा। तो अगर मैं इसका 7.5 में मल्टीप्लाई बाई 1.25 अगर ले लेता हूं तो इसकी जो रेट का मल्टीप्लाई करोगे तो 9.375 अप्रोक्सीमेट 10 एम्पियर में एज्यूम कर सकता हूं। ओके, तो ये जो अगर मैं इस लोड के लिए अगर मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करता हूं तो जो कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन होगा दोस्तों, ये अगर मेरा लोड 7.5 एम्पियर का है, अगर मैं इसका सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करता हूं तो अप्रोक्सीमेट 10 एम्पियर तक का जा रहा है। तो जो मैं कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करूंगा ना, वो 10 एम्पियर से लेकर 12 एम्पियर तक हम कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कितना, करंट की रेटिंग क्या होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का करंट का रेटिंग जो 10 से 12 एम्पियर तक का होना चाहिए। मैंने यहां पे 10 निकाला, यहां से 7.5 मल्टीप्लाई में 1.25 इसका सेफ्टी फैक्टर, तो मुझे पता चलता है कि 9.375 अप्रोक्सीमेट 10 एम्पियर। तो 10 अगर एम्पियर का नहीं मिलता है कॉन्ट्रैक्टर तो 10 to 12 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग वोल्टेज आपको पता ही है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज 415 वोल्ट का है, तो 415 वोल्ट का। अब ये कॉइल का वोल्टेज डिपेंड करेगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्टर को क्या एसी के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपके पूरे कंट्रोलिंग किसके थ्रू, सिंगल फेज से है या फिर 2 फेज से है, यानी लाइन टू लाइन कंट्रोलिंग है, या फिर डीसी के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉइल का वोल्टेज का सिलेक्शन कर सकते हो। अच्छा, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए ओएलआर कैसे यूज करोगे? जो आप रेटिंग का ओएलआर हम सिलेक्शन करते हैं तो ओएलआर का सिलेक्शन भी जो आप कॉन्ट्रैक्टर यूज करें उसी रेटिंग का ले सकते हैं। बट ओएलआर का सिलेक्शन अगर मेरा 10 एम्पियर आ रहा है ना, 10 to 12 एम्पियर का मेरे पास अगर कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करें तो ओएलआर का सिलेक्शन करेंगे आप यहां से 7 मींस यहां पे जो रेटिंग है ना 7.5 से लेके 12 एम्पियर तक का रेंज का ओएलआर का यूज कर सकते हैं। और ओएलआर का यूज करके इसके रेंज के बीच में आप क्या कर सकते हैं, करंट की लिमिट को सेट करके आप अपने मोटर को चला सकते हैं। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए अगर आप फ्यूज भी लगाना चाहते हैं तो सेम जो इसका 1.25 इसका सेफ्टी फैक्टर है, मल्टीप्लाई करने के बाद उतना ही रेटिंग का फ्यूज भी लगा सकते हैं। तो यानी आपको ओएलआर लगाना होगा तो ओएलआर का रेंज होगा 7.5 एम्पियर से लेकर 12 एम्पियर तक। अगर आप फ्यूज भी लगा रहे हैं इस केस में तो फ्यूज भी आपका 10 एम्पियर का होना चाहिए जो आप यहां से निकाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कर सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर ले लिया कि 10 एम्पियर का है लोड आ रहा है और आपने 16 एम्पियर का ले लिया, 20 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर ले लिया, तो इस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर से मींस 20 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है इजीली, और 20 एम्पियर के अकॉर्ड कितना मींस हीट जनरेट होगा उससे आपके कॉइल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी मोटर खराब हो सकती है। तो हम हायर रेटिंग का नहीं ले सकते हैं, कम रेटिंग का लेंगे तो कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डीमैग्नेटाइज करेगा और प्रॉपर इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। प्लंजर मैग्नेटिक फील्ड उतना नहीं बन पाएगा कि उसको पुश करके नीचे रखें, क्योंकि हीट से वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही प्लंजर को डाउन करके आपको इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट करता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने ये समझा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर का हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए जो 3 कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं उसके कॉन्ट्रैक्टर का कैसे सिलेक्शन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में कैसे कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना है ये मैं बताऊंगा।